नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस सेकंड देखे थे। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों आज हम देखेंगे केस थर्ड। केस फर्स्ट में हमने देखा था वो वाक्य आते थे जो क्या से प्रारंभ होते थे हिंदी में। दूसरा जो केस था उसमें क्या, कब, कहाँ आदि शब्द वाक्य के बीच में आते थे। और तीसरा जो केस है दोस्तों उसमें हु शब्द का प्रयोग होगा अंग्रेजी में, और उसमें किसने या कौन शब्द का प्रयोग आएगा। उसके लिए जो स्ट्रक्चर है या जो अनुवाद के नियम है वो थोड़ा सा अलग है, इसलिए उसको हम अलग से देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव केस थर्ड। केस थ्री है। अब दोस्तों इसमें आप एक पंक्ति में ऐसे लिख लीजिए कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में किसने या कौन शब्द आता है। ठीक है, और इसका अनुवाद करते समय कौन या किसने के लिए कौन या किसने के लिए हु शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसको अनुवाद करने के लिए जैसे आप कोई वाक्य के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे स्कूल कौन गया, ठीक है, तो ये जो वाक्य है इसमें कौन शब्द आ रहा है, या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, किसने शब्द आ रहा है। दोनों का अर्थ एक ही है, कौन, जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं है कि कौन है, किसने पता ही नहीं है कि कौन है, तो उसके लिए हु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही वाक्य को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इतनी बातें आप नोट करते चलिए और यहाँ पर लिखिए स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो दोस्तों जब इसके जो प्रश्नवाचक वाक्य होंगे तो वहाँ पर आप सबसे पहले हु का प्रयोग करेंगे। हु के बाद दोस्तों आप सीधे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, सेकेंड फॉर्म का, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे दोस्तों। और अगर एक कंडीशन यहां पर आती है, अगर ये वाक्य निगेटिव हो जाए, ठीक है, निगेटिव होने पर जो स्ट्रक्चर है ये बदल जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आएगी, इसमें डिड नॉट का प्रयोग हो जाएगा। तो यहाँ पर निगेटिव होने पर आप लिखेंगे हु डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरू में भी बताया था, जब जब डिड का प्रयोग होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तब आप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इस वाक्य में देखिए डिड का प्रयोग हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ठीक है। हालांकि जब हम आपको इंट्रोगेटिव निगेटिव कराएंगे तब आपको इस स्ट्रक्चर पर आधारित हम जो है अनुवाद करवाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आज का हमारा जो टॉपिक था वो इसके लिए था, हु वर्ब की सेकंड फॉर्म उसके ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है ये केवल इंट्रोगेटिव के लिए है, इंट्रोगेटिव निगेटिव के लिए ये वाला है। तो आप इन दोनों को नोट कर लीजिए और इन दोनों पर आधारित हम एक उदाहरण ले लेते हैं ताकि दोनों को समझ लें, ठीक है, फिर अन्य उदाहरणों को हम देखते हैं। तो जैसे हम कह सकते हैं कि जैसा कि हमने अभी कहा कि कौन स्कूल गया, ठीक है। अब देखिए गया शब्द आ रहा है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक वाक्य है, कौन शब्द आ रहा है, कौन, ठीक है। तो ये जो कौन शब्द आ रहा है इसका मतलब ये है
कि ये केस थर्ड है। ठीक है, तो तीसरा केस आज हम देख रहे हैं। तो इसको अनुवाद आप करेंगे तो इस पर आधारित आप अनुवाद करेंगे, इस स्ट्रक्चर पर आधारित। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हु, उसके बाद गया, वेंट, हु वेंट टू स्कूल। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ये वेंट है, वेंट ये वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहला फॉर्म है गो, दूसरा है वेंट, तीसरा गॉन। ये इसी तरह से जितने भी वर्ब हैं उनकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। शुरुआत की क्लास में हमने आपको वर्ब के बारे में एक छोटी सी जानकारी दी थी, और आप किताबों में आप जब देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के वर्ब हैं। कुछ ऐसे वर्ब आएंगे जिसका तीनों फॉर्म एक ही रहता है, नहीं चेंज होता। कुछ में सिर्फ दूसरा फॉर्म चेंज होता है, तीसरा फिर वही हो जाता है, और कुछ में तीनों फॉर्म अलग अलग होते हैं। तो इसको आपको याद करना होगा, और याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अधिक से अधिक अनुवाद करते चले जाइए, और जो जो नए नए शब्द आपके साथ आते जाएंगे वो आपको धीरे धीरे याद होते जाएंगे। तो समझने के लिए हमने निगेटिव को भी यहाँ पर लिख लिया है। और जैसे कि कौन स्कूल गया अगर है तो आप लिखेंगे हु वेंट टू स्कूल। यहाँ पर आपने हु के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे डिड का प्रयोग ही नहीं हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि जो है हु वाले जो वाक्य होते हैं उसमें डिड का प्रयोग नहीं करते, सीधे जो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब अगर हम प्रश्न या वाक्य कुछ ऐसा लिखें, जैसे वाक्य हम लिख रहे हैं कि कौन स्कूल नहीं गया। ये देखिए, कौन स्कूल नहीं गया, अगर ये वाक्य होता है दोस्तों, तब आप क्या करेंगे? देखिए नकारात्मक भी हो जा रहा है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्य है। तब आप ये दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यानी आप लिखेंगे हु डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए दोस्तों, हु डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने डिड नॉट का प्रयोग किया, यानी दूसरे स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। और देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर वर्ब का आपने फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया। देखिए अब इस वाक्य में देखिए डिड का प्रयोग हो रहा है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आपने अब सीखा कि जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तीसरा केस होता है, यानी जिसमें हु शब्द अंग्रेजी में आए या हिंदी में किसने या कौन शब्द आए, ऐसे वाक्य को अनुवाद करते समय जो है दो स्ट्रक्चर का प्रयोग होता है। अगर वो इस तरह से केवल इंट्रोगेटिव है तब तो पहला स्ट्रक्चर का आप प्रयोग करेंगे, और अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो इन पूरी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। पहले आप एक स्ट्रक्चर ये लिखिए और उसके बाद ये एग्जाम्पल लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए एक एक जो है पंक्ति में ऐसे नोट करके लिखिए, यदि ऐसे वाक्य नकारात्मक हो यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव हो तो निम्नलिखित स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। फिर ये वाली आप जो है पंक्ति लिख लीजिए। उसके बाद इसका एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हट जा रहा हूँ और आप जो है इसको नोट कर लीजिए। बोर्ड आपका जो है लिखते समय कुछ 1 सेकंड। ठीक, अब देखते हैं ये। ठीक, अब ज़्यादा ये जो है मूव नहीं कर रहा है, तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। चलिए इरेज कर दें। ये हिल रहा है बहुत ज़्यादा बोर्ड। आइए देखते हैं कुछ और उदाहरण। जैसे कि कह सकते हैं कि तुम्हें
तुम्हें किसने किसने अनुमति दी। ये देखिए अनुमति देना, ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ है नहीं, किसने शब्द आ रहा है, देखिए किसने शब्द का प्रयोग आ रहा है, तो ये क्या है, केस थर्ड है। और उसके लिए आप कहते हैं हु हु के बाद आप वर्ब लिखते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म, हु अलाउड यू, हु अलाउड यू। यहाँ पर देखिए आपने वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है हु के साथ, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर क्वेश्चन मार्क, ये है। और इसी तरह से कुछ और आपके मन में आ रहा होगा, या फिर ऐसे ही कुछ वाक्य लिखिए जिसमें किसने या कब शब्द का, सॉरी किसने या कौन आया हो। तो कह सकते हैं कि जैसे राज्य व्यवस्था से एक वाक्य ले लेते हैं, लिख सकते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई। ये देखिए इस वाक्य में देखिए दोस्तों, लास्ट में यहाँ पर दिलाई ई शब्द आ रहा है, ठीक है, ई का उच्चारण आ रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे ही है। प्रश्न पूछा ही जा रहा है तो इंट्रोगेटिव है, और किसने शब्द आ रहा है यानी केस थर्ड है। अब इसको भी ऐसे ही अनुवाद करेंगे कि हु लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म का, सॉरी सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, वर्ब क्या है यहाँ पर, तो देखिए शपथ दिलाना, शपथ दिलाना, किसने शपथ शपथ दिलाई, तो देखिए शपथ दिलाना क्या है, वर्ब है। इसकी अंग्रेजी होती है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिंग करना। शपथ को अंग्रेजी में कहते हैं ओथ, शपथ को कहते हैं ओथ, ओथ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। दिलाना, ये एडमिनिस्टर्स करना। तो आप लिख सकते हैं हु 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 एडमिनिस्टर्ड द oath to the chief मिनिस्टर। ये है दोस्तों, इसको एक बार फिर से आप समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, हु का प्रयोग किया, फिर वर्ब का प्रयोग किया, ये वर्ब है, मेन वर्ब यही है, और वर्ब का आपने क्या किया, सेकंड फॉर्म का यहाँ प्रयोग किया है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिखा ओथ, किसको, टू द चीफ मिनिस्टर, ठीक है दोस्तों। तो इसको भी आप नोट कीजिए, और कुछ उदाहरण और हम देखते हैं इस पर आधारित। मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई दिलाई। अब कुछ और वाक्य लेते हैं इस पर आधारित। चलिए, और क्या वाक्य हो सकते हैं, एक वाक्य हो सकता है कि परीक्षा में कौन पास हुआ, ठीक है। ये वाक्य है, अगर परीक्षा में पास, परीक्षा में कौन पास हुआ या कौन सफल हुआ, ठीक है। हिंदी में आप सफल लिखेंगे यहाँ पर। चलिए सफल, तो कौन शब्द देखिए यहाँ पर आ रहा है वाक्य के बीच में, इसकी अंग्रेजी को लिखेंगे हु, हु पास्ड द एग्जाम, एग्जामिनेशन भी लिख सकते हैं। इसके लिए आप सक्सीड भी लिख सकते हैं,
ठीक है, तो दोनों वर्ब है पास होने के लिए, सफल होने के लिए। और अगर ये वाक्य नकारात्मक हो जाए यानी निगेटिव हो जाए और यहाँ पर आ जाए, ये आप पहले नोट कर लीजिए, फिर एक दूसरा वाक्य के रूप में इसको लिखिए, परीक्षा में कौन सफल नहीं हुआ, नहीं शब्द यहाँ पे जोड़ लीजिए। अगर इस तरह का वाक्य आता है तब आप क्या करेंगे, तब आप देखिए इसका अनुवाद करने के लिए कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे। हु डिड नॉट पास द एग्जाम या एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या आया, यहाँ पर देखिए डिड नॉट का जैसे आपने प्रयोग किया, यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया दोस्तों। जब डिड नॉट का प्रयोग नहीं करते थे, डिड का प्रयोग नहीं करते थे, तो क्या करते थे, यहाँ पर हु के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते थे। हमने अभी लिखा था पास्ट। अब देखिए जब नहीं शब्द आ गया, नकारात्मक हो गया, तो डिड नॉट लग रहा है, और डिड नॉट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों। तो इसको भी आप नोट करते चलिए। कुछ वाक्य और लीजिए। एक वाक्य हो सकता है कि हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया। ठीक है दोस्तों, ये वाक्य है, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में किसने ट्रांसलेट किया या अनुवाद किया, तो वर्ब क्या है, ट्रांसलेट करना है, नहीं अनुवाद करना, ये वर्ब है, वर्ब है। देखिए किसने शब्द यहाँ पे प्रयोग में आ रहा है, इसके लिए आप हु का प्रयोग करेंगे ही। ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसका ट्रांसलेशन, हु ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस into इंग्लिश। हु ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इस वाक्य में ये नकारात्मक नहीं था, इसलिए यहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग आप नहीं किए हैं, और डिड नॉट का प्रयोग नहीं किए इसलिए यहाँ पर हु के बाद वर्ब का जो है सेकंड फॉर्म का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। हु ट्रांसलेटेड हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अगर यही वाक्य नकारात्मक होता तब आप क्या करते, जैसे इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम वो वाक्य देखते हैं। आपने नोट कर लिया, चलिए वीडियो को रोक कर आप नोट कर लिया करिए अगर समय न रहे तो। अब देखिए हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में किसने अनुवाद नहीं किया, अगर ये शब्द आ जाता है तब आपके बाद आप क्या करेंगे, हु के बाद आप क्या करेंगे, डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये जो वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, और जो बाकी जो है चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी। ठीक है, तो इसको भी आप दूसरा वाक्य करके ऐसे ही लिख लीजिए। कुछ और वाक्य इसको आप नोट करिए, फिर कुछ और वाक्य में लेते हैं। चलिए एक इस पर आधारित कुछ और वाक्य को लेते हैं, जैसे कि कह सकते हैं किसने
क्रिकेट नहीं खेला। ठीक है, तो हु डिड नॉट प्ले क्रिकेट। समझने के लिए है, देखिए हु के बाद आपने डिड नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया दोस्तों। ठीक है, जब जब आप ध्यान दीजिएगा, जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा तो डिड नॉट का प्रयोग हुआ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ऐसा गलती मत करना कि यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये एक वाक्य लिखिए कि कवि सम्मेलन में कौन नहीं गया। देखिए बहुत ही अच्छा सा वाक्य है। तो कौन नहीं गया का अगर ट्रांसलेशन आप करते तो क्या करते, हु डिड नॉट गो टू, सॉरी हु डिड नॉट गो, इतना ही लिखते। कहाँ नहीं गया, कवि सम्मेलन में, तो यहाँ पर कवि सम्मेलन की अंग्रेजी लिख देंगे। तो लिखिए यहाँ पर कौन शब्द देखिए आ रहा है यहाँ पर, तो लिखिए हु डिड नॉट गो टू द कवि सम्मेलन। तो पोएट्री कॉन्फ्रेंस इसको बोलते हैं, पोएट्री कॉन्फ्रेंस। पोएट्री कॉन्फ्रेंस कवि सम्मेलन को बोलते हैं। तो हु डिड नॉट गो टू पोएट्री कॉन्फ्रेंस। एक वाक्य और लिखिए इसी से संबंधित कि यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको मिटाई देते हैं। लिखिए आप प्रातःकालीन सभा में कौन उपस्थित नहीं हुआ। देखिए कौन उपस्थित नहीं हुआ, देखिए कौन शब्द यहाँ पर भी आ रहा है। अब अनुवाद करिए आप। सबसे पहले लिखेंगे हु, निगेटिव भी है तो डिड नॉट, हु डिड नॉट, उपस्थित होना यानी प्रेजेंट होना, प्रेजेंट, हु डिड नॉट प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली, प्रातःकालीन सभा, सभा यानी असेंबली, हु डिड नॉट प्रेजेंट इन द मॉर्निंग असेंबली। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। और इस प्रकार आज हमने देखा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में तीसरे केस की बात हो, यानी जब क्या शब्द आए, सॉरी क्यों शब्द आए या हु शब्द आए, सॉरी कौन शब्द आए, कौन शब्द आए या हु शब्द आए, तो उसका अनुवाद इस तरह से करते हैं, कौन या किसने के लिए आप हु का प्रयोग करते हैं, और जो स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे वो भी हमने आपको बताया, और अगर इसका नकारात्मक बनता है तो वहाँ पर आप क्या जो है नियम का प्रयोग करेंगे वो भी हमने बताया। तो हमने इसमें जो है
इंट्रोगेटिव भी देखे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी देख लिए। लेकिन अब इसका जो अगला क्लास होगा, क्योंकि केस फर्स्ट और केस सेकंड के दोस्तों हमने केवल इंट्रोगेटिव देखे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं देखे हैं, तो जो होगा अगला क्लास उसमें हम इन तीनों केसेस का, केस फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे कि उनके कैसे अनुवाद होते हैं। तो केस फर्स्ट और सेकंड के एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा ही लेंगे और बजाय इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेंगे, कि हालांकि तो हो ही गया है लेकिन इसको भी फिर से वहाँ पर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसको अच्छे से आप करते रहिए और एक एक एग्जाम्पल को नोट कीजिए। और वर्ब में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कोई भी इंग्लिश की ग्रामर की बुक लीजिए, उसमें जब वर्ब के चैप्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पर वर्ब की पूरी लिस्ट बनी होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए छोटे से बोर्ड पर एक बार में मैं 1 या 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस से ज़्यादा नहीं लिख पाता हूँ। अगर चार्ट भी बनाऊंगा तो एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 वर्ब लिख पाऊंगा, 10 से ज़्यादा वर्ब एक बार में यहाँ पर नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, यहाँ मैं लिखूंगा फिर आप उसको नोट करके उतारेंगे, कोई मतलब नहीं है। आप बुक लीजिए कोई भी इंग्लिश ग्रामर की हाई स्कूल लेवल की, और उसके लिस्ट में जाइए, उस चैप्टर में जाएंगे वहाँ पे लिस्ट बना होगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इस तरह से लिखा होगा। तो आपको जो वर्ब की तीनों अवस्थाएं हैं, जो वर्ब आपको फंसता जाता है या वहाँ पर जो हम उदाहरण जैसे करवा रहे हैं उसमें नहीं है, तो आप उस लिस्ट में जो ढूंढ लीजिए और उसके तीनों फॉर्म जो है अलग से नोट करके रख लीजिए। ठीक है, जैसे आपने आज जो है 10 या 15 जो भी आपने उदाहरण लगाए, अगर उसमें मान लीजिए 5-6 वर्ड नहीं नए आ रहे हैं, ऐसा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा, जो कठिन है थोड़ा सा, उसको आप उसी के बाद में शब्दार्थ की तरह से लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा, जब जब आप पेज पलटेंगे, रिवीजन करेंगे, तो वो वर्ब भी आप रिवाइज कर लेंगे आसानी से। तो ये है टेक्निक कि वर्ब को याद करने की। और अगर आप चाहेंगे कि एक साथ पूरा वर्ब की लिस्ट लेके बैठे और 2-3 दिन में याद कर लें, तो वो बहुत ही कठिन काम है और उससे आपको जो है बोरियत भी महसूस होगी, आप बोर हो जाएंगे करते हुए। तो आनंद के साथ उसको थोड़ा थोड़ा जो है ट्रांसलेशन करते हुए आप ट्रांसलेशन भी सीखिए और वर्ब जो है उसको भी सीखिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड I suggest you that you have to use your work, your book mostly। ठीक है, तो फॉर द प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, अपने किताबों का प्रयोग कीजिए, किताब में जितने भी उदाहरण हैं आप उनको अधिक से अधिक लगाने का, अनुवाद करने का प्रयास करिए। उदाहरण जब आप किताब के अनुवाद करने लगेंगे तो नए नए शब्दों को भी सीखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इस पर। और अगला जो हमारा क्लास होगा, आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव के होंगे, उसमें सभी जो तीनों केस हैं, तीनों केसों के हम उदाहरण एक साथ लेंगे, उसको जो है कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।